everyone, this is Diksha and today I come up with new topic, that is Newton's second law of motion. Earlier we have studied about the Newton's first law of motion and today we are going to study about the Newton's second law of motion. So let's start. So first of all, have you ever noticed, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं तब आप सोचें कि सडनली स्टॉप हो जाएं तो वहाँ पर सडनली स्टॉप होना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। कभी आपने ये नोटिस किया है? ऐसा होता है ना सभी के साथ कि अगर हम बहुत फास्टली रन कर रहे हैं तो सडनली स्टॉप होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे, तब तक आप खुद मेकअप कीजिए कि ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों होता है। ओके, नाउ सिमिलरली अगर कोई हैवी लोडेड ट्रक है तो वो ट्रक भी अगर तुरंत जल्दी अगर हाई स्पीड में रन कर रहा है और एकदम से ब्रेक अप्लाई करेगा तो क्या होगा, वो ट्रक पलट सकता है। ऐसा क्यों होता है? या फिर कोई भी ट्रेन होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन जो होती है वो स्टेशन पे अगर उसे किसी स्टेशन पे रुकना है तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, लेकिन वो उस स्टेशन के आने से कुछ दूर पहले से ही अपनी स्पीड को स्लो करती हुई चलती है ना। सो वाई इट इज़ हैपेंड, ऐसा क्यों होता है एंड व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड इट, और इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। सो लेट्स स्टडी इट इन डिटेल. So this concept comes under the law which was stated by Sir Isaac Newton known as second law of motion. मतलब ये जो कंसेप्ट है ये सब एकदम से बहुत तेज़ अगर दौड़ रहे हैं तो एकदम से रुकने में डिफ़िकल्टी आना, किसी हैवी लोडेड ट्रक में एकदम से ब्रेक अप्लाई करने पे उसका पलट जाना, ट्रेन का अपनी स्पीड को पहले से ही कम करते हुए चलना स्टेशन पे पहुंचने तक, ऐसा क्यों होता है। तो ये चीज़ें हमारी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंडर को आती हैं जिसको सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर्ड किया था। सो बट बिफोर स्टार्टिंग द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, firstly we study about the very important concept because without this concept Newton's second law of motion is incomplete. क्योंकि जब तक हम इस कंसेप्ट को नहीं पढ़ेंगे तब तक न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनकम्प्लीट है। तो ये कंसेप्ट क्या है जिसके बिना कहा जा रहा है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इनकम्प्लीट है? It is momentum. So now the question arises in your mind that what is momentum? So the momentum is a quantity which measure the amount of motion in the body. मतलब कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट में कितना मोशन हो रहा है ये मेज़र करता है मोमेंटम को हम जनरली पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर हम मूव कर रहे हैं या फिर रन कर रहे हैं या फिर कोई कार तेज़ी से मूव कर रही है तो उसमें कितना मोशन है उस मूविंग बॉडी में या फिर उस मूविंग कार में कितना मोशन है ये मोमेंटम बताता है। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग मोमेंटम लेट्स कंसीडर सम एग्जाम्पल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्रिकेट प्लेयर का एग्जांपल लेते हैं कि कोई क्रिकेट प्लेयर है वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। अब बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से आ रही है, बहुत हाई वेलोसिटी से आ रही है, तो अगर वो बॉल उस प्लेयर को लगती है तब इंजरी उसको कितनी होगी। सिमिलरली अगर कोई टेनिस प्लेयर है, कोई टेनिस खेल रहे हैं तो अगर टेनिस की बॉल किसी प्लेयर को लगती है तब उसे इंजरी कितनी होगी। तो इन दोनों के बीच में ये बताना है कि इंजरी किसको ज़्यादा होगी, क्रिकेट की बॉल से प्लेयर को क्रिकेट बॉल लगने से इंजरी ज़्यादा होगी या प्लेयर को टेबल टेनिस की बॉल लगने से इंजरी ज़्यादा होगी। सो ऑब्वियसली क्लियर है बिल्कुल कि जो हमारी टेबल टेनिस की बॉल होती है वो उसका मास उसका वेट कम होता है, तो अगर वो कितनी भी स्पीड में होगी लेकिन हमें उतनी इंजरी कॉज नहीं होगी उसकी वजह से। बट इन क्रिकेट में क्रिकेट की बॉल का मास होता है वो मास बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हमें इंजरी ज़्यादा होगी क्योंकि क्रिकेट बॉल का जो मास है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द टेबल टेनिस बॉल। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि इसका जो कंक्लूज़न है वो ये निकलता है कि द ऑब्जेक्ट विच हैव लेस मास, वो ऑब्जेक्ट जिसका मास लेस होता है, कम होता है या फिर जिसका वेट कम होता है, तो मोमेंटम भी उस ऑब्जेक्ट का कैसा होता है,
कम होता है। तो मतलब हमने अभी आपको बताया था कि मोमेंटम क्या करता है, किसी बॉडी में कितना मोशन है ये पता लगाता है। तो मोमेंटम कैसे कॉज होता है बॉडी में, उसका ये एग्जांपल है कि अगर मतलब मोशन कितना है, तो अगर मास कम है तो मोशन हमारा मोमेंटम भी कम होगा। अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो व्हाट डज इट मीन, ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मास। मतलब मोमेंटम हमने पढ़ लिया, मोमेंटम एक क्वांटिटी है जो कि बॉडी में मोशन को मेज़र करती है। फिर मोमेंटम हमारा डायरेक्टली मास के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब मास पर डिपेंड होता है। ओके, नाउ द सेकेंड कंसेप्ट इज़, अब अभी हमने बताया कि मास पे डिपेंड होता है, अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे हम एक बुलेट का अगर एग्जांपल लेते हैं तो बुलेट का मास तो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू द बॉल, टेबल टेनिस बॉल और द क्रिकेट बॉल, बट उससे इंजरी तो बहुत ज़्यादा होती है, इवन डेथ भी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? सो देयर इज़ आल्सो अनदर कंसेप्ट विच इज़ लिंक्ड विद मोमेंटम। ये भी एक दूसरा कंसेप्ट है जो कि मोमेंटम से जुड़ा हुआ है। सो व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? दिस इज़ वेलोसिटी। ये किस वजह, मतलब इसका मास तो कम है लेकिन इससे इंजरी बहुत ज़्यादा होती है, तो मतलब इसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम इसमें ज़्यादा कैसे हो सकता है? हमने तो अभी पढ़ा कि अगर मास ज़्यादा है किसी ऑब्जेक्ट का तो ही मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर मास कम है तो मोमेंटम कम होगा। तो बुलेट का मास तो कम है तो मोमेंटम यहाँ ज़्यादा क्यों हो रहा है? तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम ज़्यादा हो रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass also and momentum is directly proportional to velocity also। means कोई भी ऑब्जेक्ट regardless of the mass अगर वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, वेरी हाई मोमेंटम होगा उसका। तो इसका कंक्लूजन निकलता है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ हायर दैन इट्स मोमेंटम ऑल्सो इंक्रीजेज, दैन इट्स मोमेंटम इज़ ऑल्सो इंक्रीज। अगर कोई भी वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बुलेट है जब उसको फायर किया जाता है किसी गन के थ्रू तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द टेबल टेनिस बॉल एंड द क्रिकेट बॉल। इस वजह से उसकी इंजरी भी बहुत ज़्यादा होती है। सो बाय बोथ कंसेप्ट वी कैन कंक्लूड दैट, दोनों कंसेप्ट को पढ़ के हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के भी एज वेल एज वेलोसिटी के भी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनेगा? मोमेंटम बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कि हम पी से डिनोट करते हैं उसको। तो मोमेंटम p इज इक्वल्स टू मास into velocity. So this is the formula of momentum. I hope so that अब जो एग्जाम्पल्स हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किए थे अब वो आपको क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप रन कर रहे हैं बहुत तेज़ी से तो एकदम से खुद को रोक पाना डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि आपका मोमेंटम हाई होता है, आपका मोशन बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में, इस वजह से मोमेंटम हाई होता है। सिमिलरली कोई हैवी लोडेड ट्रक होता है तो उस ट्रक का मास बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने आपको बताया मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो मास ज़्यादा होने की वजह से मोमेंटम भी ज़्यादा हो रहा था और बॉय की वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से भी बॉय में मोमेंटम ज़्यादा था। सिमिलरली ट्रेन में भी हाई वेलोसिटी, क्योंकि ट्रेन बहुत तेज़ी से बहुत तेज़ स्पीड में चल रही है, उसकी स्पीड में तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, हाई है, इसी वजह से यहाँ पे भी मोमेंटम ज़्यादा है। तो ये जो एग्जांपल्स हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस अराइज किए थे उनका आंसर है कि दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ मोमेंटम, ये मोमेंटम की वजह से होता है। सो आई होप सो दैट द टर्म मोमेंटम इज़ क्वाइट क्लियर टू यू। ऐसा है ना, आप लोगों को मोमेंटम तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स रिलेट मोमेंटम विद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आप लोग को याद होगा हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया के साथ लिंक किया था, उसको इनर्शिया पढ़ा था हमने, और यहाँ पे हम मोमेंटम पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे मोमेंटम को मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ रिलेट अगर करते हैं तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब जो मोमेंटम जो रेट है चेंज ऑफ मोमेंटम का वो किसके प्रोपोर्शनल है? अनबैलेंस्ड फोर्स के प्रोपोर्शनल है, जो अप्लाई अनबैलेंस्ड फोर्स है। सो टू प्रूव दिस लॉस आई डेमोन्स्ट्रेट यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, कंसीडर करिए कि कोई कार है, उसकी बैटरी जो है वो डेड हो गई है। अब वो तो चल नहीं सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, अब वो मूव नहीं कर रही है। तब मतलब किसी ने बोला कि इसको पुश कीजिए, थोड़ा सा इस पर फोर्स लगाइए तो ये मूव कर जाएगी। तो अगर आप उसे पकड़ के तुरंत हल्का सा फोर्स लगाते हैं तो वो मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर आप उस कार को पुश करते रहते हैं बहुत मतलब कुछ टाइम के लिए, काफ़ी देर तक उसे सडन पुश देते रहते हैं, तो क्या होता है, वो सडनली स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इट हैपन्स बिकॉज द फोर्स अप्लाइड बाय मैन इज फॉर लेस ड्यूरेशन। जो पहले फोर्स उसने अप्लाई की थी वो लेस ड्यूरेशन के लिए की थी, कम टाइम के लिए। लेकिन फिर जब उसे एडवाइस किया गया तो उसने लॉन्गर टाइम के लिए उसको पुश किया, तो कार मूव करने लगी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम एक ही चीज़ पर बहुत देर तक, काफ़ी टाइम तक उसे पुश करते रहते हैं तो वहाँ पे फोर्स बढ़ जाता है ना। आप जब हम किसी चीज़ पे कंटिन्यूअसली धक्का लगाए रहेंगे, उसको कंटिन्यूअसली पुश करते रहेंगे तो उसमें कुछ तो चेंज आएगा। ठीक है, तो उसमें फोर्स बढ़ जाता है, इसी वजह से वो कार स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसमें मोमेंटम बढ़ जाता है। ओके, नाउ द सेकेंड कंसेप्ट इज ऑफ क्रिकेट बॉल। ठीक है, सपोज यू आर अ बैट्समैन और क्रिकेट बॉल में क्रिकेट बॉल जो है उसमें एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ आती है। ठीक है, क्रिकेट बॉल किसी ने थ्रो की बॉलर ने और उसका मोमेंटम अच्छा खासा मोमेंटम है, तो क्या होगा, जब मोमेंटम अच्छी खासी वेलोसिटी के साथ वो आ रही है तो उसमें मोमेंटम कैसा होगा? हाई होगा। मतलब क्रिकेट बॉल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो मोमेंटम हाई है, मीन्स उसका मोशन बहुत ज़्यादा है। देन अब तब आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी होगी। अगर मोमेंटम ज़्यादा होता है तो आपको फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करनी होती है। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंडर को आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई वेलोसिटी के साथ आ रहा है, उस पर मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, तो आपको फोर्स भी बहुत ज़्यादा अप्लाई करनी होगी उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, या फिर उस मोमेंटम के रेट को चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी होगी। और इन अदर केस हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉल बहुत ज़्यादा स्लोली आ रही है तब हमें क्या करना होगा? बहुत कम फोर्स अप्लाई करनी होगी। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फोर्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मतलब हमें मोमेंटम के रेट को चेंज करने के लिए क्या करना होगा? फोर्स को अप्लाई करना होगा, कम या ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है कि हम जो फोर्स है वो हमारी इज इक्वल्स टू होती है मास इंटू एक्सक्लरेशन। क्योंकि एक्सक्लरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी को चेंज करना है तो वहाँ पे एक्सक्लरेशन आकर होगा। और मास, क्योंकि मास में यहाँ पे बात आ रही है मोमेंटम की, हैवी है तो मोमेंटम वहाँ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, वो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बताता है कि उस पर जितनी भी फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड नहीं होती हैं। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जितनी भी एग्जिस्टिंग फोर्स हैं वो बैलेंस्ड नहीं है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है कि जो एक्सक्लरेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मतलब उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो डिपेंड करता है टू वेरिएबल्स पे। फर्स्ट इज नेट फोर्स, यानी कि फोर्स पे। ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटी में चेंज है वो किससे कंट्रोल होगा? फोर्स से कंट्रोल होगा, एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है उससे, और ऑब्जेक्ट के मास से। तो हम कह सकते हैं द वेरी सिंपल वे दैट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज F is equals to ma. Force is equal to mass into acceleration. So I hope that you understand the second law of motion. Remember that second law of motion includes momentum. ठीक है, the very important concept that is momentum. So I hope that you understand it. So that's it from my side. I will be coming back with some new topic. Till then, take care and goodbye.